हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और जो आज का जो टॉपिक है वो रहने वाला है बीएससी थर्ड ईयर वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है। बीएससी पार्ट थर्ड वालों के लिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, फर्स्ट पेपर है। बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो है विटामिन B12 के ऊपर एक्सप्लेनेशन। ठीक है, जो विटामिन B12 होती हैं इनके सोर्सेज क्या क्या हैं, इनके क्या क्या इफ़ेक्ट होते हैं, बहुत ही पावरफुल है, इम्पोर्टेंट वीडियो है। विटामिन B12 के ऊपर बना हुआ है। देखिए तो देखते हैं आज का जो वीडियो है हमारा। देखिए विटामिन B12, ठीक है। देखिए विटामिन B12 से क्या होती हैं, ठीक है, ये किन किन चीज़ों का मिक्सचर होता है तो देखते हैं। विटामिन B12 अथवा कोकल एमीन मटर, फली, मीट, मछली, अंडा, दूध तथा लिवर में पाया जाता है। यह एक ऐसा विटामिन है जिसमें धातु परमाणु उपस्थित होता है। यह गहरे लाल रंग का क्रिस्टलीय यौगिक है। कोबाल्ट तथा साइनाइड यानी CN अणु होने के साथ साथ यह साइनो वालामीन भी कहलाता है। यह जल में विलेय होता है तथा अम्लीय एवं क्षारीय माध्यम में नष्ट हो जाता है। ठीक है, तो विटामिन B12 जो होते हैं उनके सोर्सेस होते हैं। देखिए आपका जो है कोकल एमीन मटर, फली है, आपका मीट है, मांस है, मछली है, अंडा है तथा लिवर में ये प्रेजेंस होता है। ऐसा ये विटामिन होता है जिसमें धातु परमाणु उपस्थित होता है। यह गहरे लाल रंग का क्रिस्टलीय यौगिक है। ठीक है, इसका जो कलर होता है वो डार्क रेड होता है, एक क्रिस्टल्स फॉर्म में होता है। कोबाल्ट तथा साइनाइड अणु होने के साथ साथ इसमें क्या होता है, कोबाल्ट और साइनाइड दोनों ही मॉलिक्यूल्स प्रेजेंस होते हैं। यह साइनो कोवालामीन भी कहलाता है। यह जल में विलेय होता है यानी सॉल्युबल इन वाटर होता है तथा अम्लीय एवं क्षारीय माध्यम में नष्ट हो जाता है। जो सोर्सेस होंगे एसिड और बेस के उन सोर्सेज में ये खत्म हो जाता है। इसकी संरचना जो होती है, स्ट्रक्चर बहुत ही जटिल टाइप की होती है, बहुत ही स्ट्रांग होती है। विटामिन B12 एंजाइमों के लिए क्या करता है, कैटाक्टर के रूप में होता है। निम्न के प्रक्रमों की अभिक्रिया से उत्प्रेरक का कार्य करता है। ठीक है, विभिन्न प्रकार की रिएक्शन से ये किसका काम करेगा, एक उत्प्रेरक का कार्य करता है। देखिए इसके रिएक्शन, इसकी स्ट्रक्चर को देखते हैं। देखिएगा विटामिन B12 जो है आपका, विटामिन B12 की संरचना जो है, देखिए इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। देखेंगे यहाँ पे कार्बन 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 और कार्बन, 4 कार्बन परमाणु आपके 6 हाइड्रोजन परमाणुओं के साथ में और 2 R, यानी इनके बाद में आपके जो ग्रुप, इसके आगे और भी चेन होगी, आगे और भी चेन हो सकती है। तो यहाँ पर जो प्रेजेंटेशन है आपकी, हर एक कार्बन एटम हाइड्रोजन परमाणु से अटैच है। ठीक है, तो आगे जो इसकी स्ट्रक्चर होती है आपकी विटामिन B12 की, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और एल्किल ग्रुप भी प्रेजेंस होते हैं। विटामिन B12 की कमी से आपकी जो होती है प्रीसियस एनीमिया तथा गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्टा डिस्ट्रीब्यूशंस के रोग उत्पन्न होने का खतरा बढ़ जाता है। एक तो जो होती है परसिसियस एमीनिया नाम का एक रोग होता है, एक होता है आपका गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट डिस्ट्रीब्यूटेंस। और ये जो रोग होते हैं 2-3 तरीके के, इन रोगों को बढ़ने की खतरा बढ़ जाती है। एनीमिया जो रोग होता है वो भी विटामिन B12 की कमी से ही होता है। ठीक है, तो इस प्रकार के इससे इफ़ेक्ट होते हैं, बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होता है ये। यानी अगर प्रेजेंस रहेगी तो फिर अगर हमारी बॉडी में विटामिन्स हैं, विटामिन B12 हैं, बहुत सारे विटामिन्स होते हैं, अगर वो सब प्रेजेंस होते हैं तो हमारी बॉडी में कमी नहीं होती है किसी भी चीज़ की, कोई डिसीज़ जल्दी नहीं होगा। और अगर ये ख़त्म हो जाता है तो एनीमिया जो होता है आपका डेंजरस डिसीज़ होता है, वो उसको पकड़ने का, उसको जो उससे जुड़ने का, यानी वो हमको कैचअप करके रखेगा। और कोई भी डिसीज़ सही हमारी बॉडी को हार्म तो करती है, उसके साथ साथ हमारा जो सिस्टम होता है उसको पूरा ही इफ़ेक्टिव करती है। तो आज का जो इम्पोर्टेंट वीडियो था आपका विटामिन B12 के साथ में था। तो इसी के बाद हम किसी दूसरे नए वीडियो में फिर प्रेजेंस होते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, इसका दूसरा अगला क्वेश्चन होता है, हम देख लेते हैं। जो दूसरा इसका क्वेश्चन है मतलब रिलेटेड है आपके बीएससी पार्ट थर्ड वालों के लिए। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन इसका है कि साब सिद्धांत की सीमाएं। ठीक है, लिमिटेशंस ऑफ साब
थ्योरी, ठीक है। साब थ्योरम्स जो है आपकी दी हुई है, साब सिद्धांत की सीमाएं क्या क्या हैं, SHAB। तो इसकी लिमिटेशंस को देख लेते हैं। इम्पोर्टेंट रूल है आपका साब सिद्धांत, ठीक है। देखते हैं, जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ में। तो देखेंगे साब सिद्धांत यानी लिमिटेशंस ऑफ साब थ्योरी। इस सिद्धांत की विभिन्न लिमिटेशंस हैं। देखिए क्या क्या इसकी लिमिटेशंस हैं, क्या क्या सिद्धांत है इसके। देखिए इसके अनुसार मृदु अन्योन्य क्रियाएं जो होती हैं CH3 सिंगल बॉन्ड H के कारण ऐसी कल्पना की जाती है कि निम्न रिएक्शन प्राप्त होती है, ठीक है। कौन सी रिएक्शन, देखिए मैथिल ग्रुप, मैथिल होगी आपकी, ये गैस है, एक हाइड्रोजन, ये भी दोनों गैस हैं। तो यहाँ पे आपको एक ग्रुप्स होता है वो CH4 प्राप्त होता है, हाइड्रोजन गैस होती है जो इन्वायरमेंट में चली जाती है, ठीक है। तो फेवरेबल एंट्रोपी जो होता है, फेवरेबल एंट्रोपी परिवर्तन जो होता है वो आपका 3600 किलो जूल प्रति मोल, 3600 किलो जूल मोल -1 है। यह स्पष्ट करता है कि अभिक्रिया किस दिशा में संपन्न होती है। जो इसकी एंट्रोपी है वो इस चीज़ को इंडिकेट करती है कि इसमें जो रिएक्शन, इसमें जो अभिक्रिया हो रही है वो किस दिशा में हो रही है, किस तरफ हो रही है, उस चीज़ को ही डिटरमाइन करता है। यह मापन का परिमाणात्मक पैमाना नहीं दर्शाता है, ठीक है। जो इसके मेजरमेंट का जो स्केल है उसको शो नहीं करता है। इसके अनुसार ऐसा माना जाता है कि कठोर एवं मृदु कारक यौगिकों के अम्लीय तथा क्षारीय गुण पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। एक ये कहता है कि इसके अनुसार ऐसा माना जाता है कठोर एवं मृदु जो एसिड्स होते हैं वो यौगिकों के अम्लीय तथा क्षारीय गुणों पर निर्भर नहीं करता है। या फिर जो ऑब्जर्व्ड जो फिनोमिनाज होती हैं उनकी एक्सप्लेनेशन के लिए सबसे पहले अम्ल क्षार घटकों में तोड़ना आवश्यक है, और इसे तभी तोड़ा जाता है जब अभिक्रिया ज्ञात हो। इसको विदाउट अभिक्रिया डिटर्मिनेशन के इसको रोक नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं कि इसको मान लीजिए जो आपका एस्टरीकरण अभिक्रिया होती है उस अभिक्रिया के द्वारा इसकी व्याख्या की जा सकती है। देखिए एस्टरीकरण CH3CO OH और आपका C2H5 प्लस O CH2S5O के साथ एक नेगेटिव जो आपका नेगेटिव चार्जेस के साथ में रहेगा। यहाँ पे ये फर्स्ट स्टेज में विरीक हो जाती है। सेकेंड स्टेज जो होगी CH3COOH प्लस C2H5OH, ये आपकी ब्रोकन जो अभिक्रिया होगी, ये अभिक्रिया डिटरमाइन होती हैं और पहले से ही, तभी हम इनकी ब्रोकन को समझ सकते हैं, ब्रोक कर सकते हैं, अदरवाइज इन्हें ब्रोक करना बहुत ही मुश्किल होता है। इसके बाद में देखिए इसी से हमारा, हालांकि ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं तो 2-3 क्वेश्चंस जो होंगे आपके, 2 हो गए, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। इसी BSc थर्ड ईयर वालों के लिए इम्पोर्टेंट वीडियो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, रेखीय फास्फोनाइट्रिलिक हैलाइड, ठीक है। रेखीय फास्फोनाइट्रिलिक हैलाइड्स जो होते हैं अथवा इनको अकार्बनिक रबड़ के नाम से भी जानते हैं, इनऑर्गेनिक रबड़ के नाम से जाना जाता है। तो देख लीजिए अकार्बनिक रबड़ किस तरह के ये होते हैं, रेखीय फास्फोनाइट्रिलिक हैलाइड, ठीक है। इसका एक तो नाम होता है रेखीय फास्फोनाइट्रिलिक हैलाइड, या फिर इसको अकार्बनिक रबड़ के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अकार्बनिक रबड़ देखेंगे, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड तथा NH3 यानी अमोनिया, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड तथा अमोनियम क्लोराइड पर परस्पर SS टेट्राक्लोरोएथेन में प्रवाहित करने पर, प्रवाहित करेंगे उसी के साथ साथ, यानी इसको किसी सोर्स से इसको गर्म करते हैं, तब NPCl2 का होल N और PCl5 बनता है, जहाँ पे N का जो मान होता है वो छोटा होता है, यानी 10 और 15 के अराउंड्स होता है। इस सूत्र के द्वारा समझा जा सकता है। देखिए जो सूत्र दिया हुआ है आपका NPCl3 का होल N, ठीक है, ये होगा NPCl3 का, यानी और भी इससे ज़्यादा हो सकते हैं, और ये भी आपका NPCl3 है,
ठीक है। यहाँ भी आपका देखिए एक फॉर्म में ये आपको बने हुए लगे दिखेंगे। देखिए पी है, Cl Cl Cl, इस तरीके से ये इस रिएक्शन के द्वारा हम इसे फास्फोरस पेंटाक्लोराइड यानी फास्फोरस पेंटाक्लोराइड और अमोनिया की जो क्रिया है उसके द्वारा हम इस मेथड्स को समझ सकते हैं। यह आपका अकार्बनिक लवण होता है। ठीक है। यह संरचना जो होती है, यह संरचना P31 NMR स्पेक्ट्रा के साथ कंसिस्टेंस है तथा शिखर दर्शाती है जिनमें कोई भी फ्री PCl5 संगत नहीं है। इसमें कोई PCl5 के तरह की संगत नहीं होती है। जब NPCl2 चक्रीय हैलाइड की CCl4 यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड विलायक में 250 डिग्री से 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं तो रेखीय बहुलक बनता है जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। प्राप्त पदार्थ रबड़ के समान होता है। जब इसे खींचा जाता है तो रबड़ की तरह एक्स-रे डिफ्रैक्शन पैटर्न बनाता है। ठीक है। सेम ऐसे बिल्कुल एक रबड़ की तरह होता है। इनऑर्गेनिक रबड़ है। जब इसे खींचा जाता है तो एक्स-रे डिफ्रैक्शन की जो एक्स-रे डिफ्रैक्शन टाइप की इसका पैटर्न बनता है। रबड़ की तरह इसमें भी जिग जैग लंबी श्रृंखलाएं होती हैं। यानी जो रबड़ होता है जिस तरीके से जिग जैग पोजीशन करता है, लंबी चेन्स होती हैं, अकार्बनिक रबड़ में भी वही प्रॉपर्टी होती हैं। देखिएगा इस तरह से इसकी संरचना को समझ सकते हैं। देखिए पी ग्रुप्स हैं आपके, 5 पी ग्रुप्स हैं। एक पी ग्रुप से पे 2 Cl ग्रुप अटैच्ड हैं। ठीक है। एक पी ग्रुप पे यानी फास्फोरस ग्रुप पे पी ग्रुप और बाकी हर एक पी ग्रुप पे आपके नाइट्रोजन ग्रुप अटैच्ड रहते हैं। तो एक ये जिगजैग पोजीशन में है, लंबी श्रृंखला के रूप में है, जो तत्व के एक दूसरे सिरे पर PCl4 से होता है। यानी इसका जो एंड है, संरचना का जो एंड है, वो एंड हर सिरे पर एक PCl5 टाइप के जो तत्व से जुड़े रहते हैं वो एक दूसरे पर PCl4 से होता है। यानी PCl4 संरचना से ये अटैच्ड होता है, एक लंबी चेन होती है और ये खींचने पर हमें कार्बन टेट्राक्लोराइड के समान जो आपका एक्स-रे डिफ्रैक्शन पैटर्न होता है उसके समान ये संरचना हमें देखने को मिलती है। इसमें भी जिगजैग पोजीशंस जो होती हैं रबर में, वो भी पैटर्न इसमें प्रेजेंस होता है। देखिए जो मॉड्यूलस इलास्टिसिटी का जो मान होता है, मापन करने पर यह ज्ञात होता है कि इसका आणविक भार जो परास होता है वो लगभग 80,000 या इससे एबव भी हो सकता है। ठीक है। इस रबड़ का एक दोष इसकी हाइड्रोलिक अटैक जो होता है, हाइड्रोलिक अटैक है। यदि इसे कई महीनों के लिए वायु में रखा जाए तो अकार्बनिक रबड़ वायुमंडलीय हाइड्रोक्लोरिक संघनन के कारण भंगुर हो जाती है। अगर इसको आप कई महीनों तक खुले वायुमंडल में रख देंगे तो इसकी जो हाइड्रोलिक संरचना है, इसमें हाइड्रोलिक संघनन होगा, हाइड्रोलिक कंडेंसेशन होगा और उसके अनुसार हाइड्रोलिक कंडेंसेशन के कारण ये जो रबर है, कार्बनिक रबर है, ये भंगुर हो जाती है। यानी भंगुर का मतलब है ये खराब होने लगती है। ठीक है। इसके यूजेस देख लीजिए, इसके यूज क्या क्या हैं। देखिए क्या क्या यूजेस होते हैं। इसको फास्फोनाइट्रिलिक हैलाइड एवं इनके व्युत्पन्नों का कोई महत्वपूर्ण उपयोग नहीं होता है। ठीक है। अकार्बनिक रबड़ जो होती है कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, कोई ज़्यादा यूजेस नहीं है, लेकिन कुछ मात्रा में इनका जो उपयोग होता है वो फैब्रिक की जो फ्लेमर प्रूफिंग होती है यानी प्लास्टिसाइजर तथा जो सिलिकॉन निर्माण में उत्प्रेरक की भांति किया जाता है। ठीक है। कोई ज़्यादा यूजेस नहीं होता है, लेकिन फिर भी जो आपके होते हैं फैब्रिक की जो फ्लेमर प्रूफिंग होती है उसमें यूज किया जाता है। और कभी कभी ये सिलिकॉन निर्माण में भी उत्प्रेरक की तरह यानी कैटालिटिक की तरह ये अपना बिहेव करता है। तो इस तरह की इस अकार्बनिक रबर के कार्य हैं, ये उससे इफ़ेक्टिव होता है। ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंट रोल नहीं है। फिर भी जुड़े रहिए हमारे चैनल पेपर हैकर के साथ में। हम फिर किसी नई वीडियो के साथ में प्रेजेंस होते हैं।